भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? इससे हम ये क्वेश्चन जानते हो, बहुत बार पूछा है कंपटीशन का परीक्षा में, बहुत बार। यहां तक कि आईएएस का परीक्षा जो होता है ना, उसमें पूछा गया है। आंसर लिखिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारा चीज बदलाव आया। जैसे 1858 का एक अधिनियम आया। क्या है? 1858 का अधिनियम। तो यहां से 1858 के अधिनियम से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या पूछा जा सकता है अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, अभी लिख लीजिएगा नहीं, आप लोग लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोलता है कि 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। किसको दे दिया? भारत का सम्राट ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। दूसरा है 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम निर्णय वायसराय को दे दिया। ये दो कथन है। आपको पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें जो पहला कथन है ना, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था ना, उसको क्या कर दिया? सम्राट के अधीन कर दिया। ठीक है, ये सही है, बाकी दूसरा सही नहीं है। तो आप ऐसा करो, एक सेंटेंस को लिख लो, कुछ पॉइंट को करके पॉइंट बना के लिखिए 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा संसद पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर मतलब समझ रहे हैं, पहले किसके हाथ में था? पहले यहां की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। इस कथन को एकदम दिमाग में रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, यही इसी 1858 का नियम में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 1858 के कानून से पहले 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। कॉमा दे दीजिए। पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, अब शासन का भार ब्रिटिश संसद है ना, ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, जिसे लिखिएगा, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रैकेट में कर देना, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद ब्रैकेट दे दीजिए, उसको हिंदी में लिख दो भारत सचिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सचिव। सचिव का इंग्लिश क्या होता है? सेक्रेटरी, है ना जी? हाँ, तो ये हो गया सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ब्रैकेट में क्या लिखे? भारत सचिव। हाँ ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। कहा जाता था, कहा जाता था, कॉमा दे दीजिए, को दे दिया गया, को दे दिया गया, को दे दिया गया। पूर्णविराम दे दो, पूर्णविराम दे दीजिए, उसी में लिखिएगा या भारत सचिव, या भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का, या भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और लिखिए संसद के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। पूर्णविराम। इस तरह भारत पर सत्ता, इस तरह भारत पर सत्ता अंततः, इस तरह भारत पर सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। अतः भारत का सत्ता ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। ठीक है, यानी आप समझे, यानी भारत सचिव का एक पद बनाया गया। अब ये भारत सचिव कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई एक मंत्री था। देखे कि नहीं? तो इतना डीपली बाबू पढ़ने से ही आप अच्छा जो कंपटीशन है जिसको बोलते हैं सिविल सेवा परीक्षा, तब क्वेश्चन बना लीजिएगा। इतना डीपली आपको जाना पड़ेगा। केवल आप जानिएगा कि नहीं 1857 का विद्रोह हुआ, एक अधिनियम लेके आया 1858, तो नहीं, 1858 का अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना? अब आगे क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर लिखिए करके, लड़ाकू जाति घोषित किया, आंसर में लिखिए पंजाबियों को, गोरखों को, पठानों को। एक चीज ध्यान रखिएगा, पंजाबियों को हो गया, क्या बोले, गोरखों, गोरखा ने, गोरखा मराठा खूब नहीं सुनेगा ना वो उसमें राष्ट्रीय गीत में, गोरखा और पठानों को। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको क्यों घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। इसमें क्या था कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती में, सेना की जो भर्ती होती थी में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। अंग्रेजों को लगा कि भैया कुछ सैनिक लोग तो ही तो मेरा विद्रोह किया था, इसलिए अब हमको सेना का जो भर्ती लेंगे उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन ऐसा समूह था जो हमको मदद किया था, तो उन लोग को हम ज्यादा सेना में शामिल करेंगे, और जो विद्रोह किया था उसको शामिल ज्यादा नहीं करेंगे। बात समझे ना? तो इसमें क्या था कि इसके बाद वो कुछ को गैर लड़ाकू घोषित किया और कुछ को लड़ाकू घोषित किया। तो इसमें क्या है देखिएगा, अब क्या है कि उसने विद्रोह को कुचलने के लिए, क्योंकि वो 1857 का जो विद्रोह है उसको कुचलने के लिए
उसको जो सहायता दिया था, विद्रोह को कुचलने में जो अंग्रेजों को सहायता प्रदान किया था, उसमें पंजाबी लोग था। पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया। इसका मतलब समझ रहे हो, ये अंग्रेजों को मदद किया था। बाकी तुम देखोगे मध्य भारत, बिहार, अवध, यहाँ का सैनिक लोग तो विद्रोह किया ही था। समझ रहे कि नहीं, यहाँ के लोग तो विद्रोह किया ही था। बिहारी लोग, आप जानते हो वीर कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे आप, वो तो बिहार के थे ना। तो इन लोग को लड़ाकू घोषित नहीं किया, ये गए लड़ाकू जो उसको साथ दिया 1857 के विद्रोह को दबाने में, वैसे को क्या बोला, लड़ाकू घोषित। बात समझे कि लड़ने वाला है, विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, आगे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अभी जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमको लगता है ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा है, एक बार नहीं, हजारों बार कॉम्पिटिशन में पूछा होगा। लिखिए, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, जिसको आज क्या बोलते हैं हम लोग, आईएएस बोलते हैं ना, वही परीक्षा आईसीएस होता था उसमें। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर लिखो। सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, एकदम याद रखिएगा इसको, एकदम इसको रट जाइएगा, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आने वाला जो टेस्ट है, जो संडे को मैं लूंगा, आपको आधुनिक भारत का इतिहास और करंट अफेयर्स, अगस्त का लमसम में जो करंट अफेयर्स है उसको मैं मैगजीन भेज दूंगा आप लोग को। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि उस पर भी मैं आपको एक यूट्यूब पर वीडियो बना दूं ताकि उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो उससे प्रश्न हम इस बार का संडे को पूछेंगे। ये अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं इससे भी प्रश्न आएगा। तो क्या नाम था जो जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा प्रथम भारतीयता पास किए? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। लिखे ना, तो पर ब्रैकेट में दे दीजिएगा, ईस्वी दे दीजिए 1863, 1863। ठीक है, लिख लिए, क्या लिखिए, 1863, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। भारत में श्रम सुधार संबंधी, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1861 में बना। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। सॉरी, 1861 नहीं, 1881। क्या लिखे? 1881 में बना। लिखे क्वेश्चन को, प्रोग्राम दे दीजिए। यह मुख्यतः संबंधित था, यह मुख्यतः संबंधित था, यह मुख्यतः संबंधित था, यानी किससे संबंधित था? समझ गए? आंसर लिखिए। बाल श्रम सुधार से, बाल मतलब छोटा बच्चा होता है ना, बाल श्रम सुधार से, बाल श्रम सुधार से। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, क्या था भाई, है? ये तो क्लियर हो गया आंसर। अब थोड़ा सा डिटेल लिखिए कि इसमें कहा गया कि, यानी कौन सा कानून में,
1881 में जो कानून लाया फैक्ट्री, हाँ उसमें लिखिए, इस लिख पा रहे हो ना बाबू? ठीक है, लिखिए। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। वही इंडस्ट्रीज है, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। और लिखो, और 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से, 7 से 12 वर्ष तक बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक, प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। देखो बाबू, आप अच्छे से पढ़िएगा तो पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन में। इसमें क्या था कि यदि किसी बच्चा का उम्र 7 वर्ष से कम है तो उसको फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष से अधिक है उसको लगाया जाएगा, लेकिन काम के घंटे निश्चित कर दिए गए। काम के घंटे जो है ना 9 घंटे कर दिए। जिसका उम्र 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा है, कोई छोटा मोटा काम करता है इंडस्ट्रीज में, तो उसको 9 ही घंटा करना है। कितना घंटा करना है? 9 घंटा कर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट, पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा लिखिए, तथा 1891 में बने, 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट, दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट, दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट। यानी देखिए, ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, और दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया? 1892 में। कब आया बताइए? 92 हाँ, क्या बताए अभी हम? सॉरी, 1891 बोले ना? ठीक है, 81 और 10 साल के अंतराल में आया। तो 1881 में पहला आया और 1891 में दूसरा आया। 2 तरह का नियम आया। पहला कब आया? 1881 और दूसरा कब आया? 1891 में आया, 10 साल के अंतराल में। ठीक, चलो इसमें क्वेश्चन को बढ़ा से लिखिए। 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को लिखिए, को समझो, को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया। किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया। नियम तो 2 बन गया, एक तो 1881 और दूसरा कब? 1891। तब बोलता ये नियम तो बन गया, लेकिन कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर ये नियम लागू नहीं किया गया? उसको लिखो आंसर। चाय तथा कॉफी के बागान उद्योग, चाय तथा कॉफी के बागान उद्योग। ठीक है,
चाय तथा कॉफी के विज्ञान उद्योग में ये नियम लागू नहीं किया गया। एकदम ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा परीक्षा के लिए मोस्ट एकदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे लिखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? अरे भैया, मुक्तिदाता का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने प्रेस पर जो लगे प्रतिबंध थे उसको हटाया। जैसे पहले बेलेजली के समय, जॉन एडम्स के समय भारतीय प्रेस पर बहुत तरह का प्रतिबंध लगा दिया था ताकि यहाँ का प्रेस कुछ गलत नहीं लिख सके अंग्रेजों के खिलाफ में, बहुत सारा बैंड लगा दिया था। लेकिन एक व्यक्ति आए चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्होंने उस तरह के जो प्रतिबंध थे उसको हटा दिया, तो उसको मुक्तिदाता कहा गया। वो जो बैंड लगाया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। तो इसीलिए उनके समय में प्रेस का काफी ज्यादा क्या हुआ? भारतीय प्रेस का काफी ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, इसको ये लिख लीजिए, बहुत बार पूछा है। लिखिए, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर लिखिए, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ, ब्रैकेट देके ईस्वी लिख लीजिएगा। हाँ, 1835 में, 1835 में। देखिए, अंग्रेजों को, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों को नेपाल के साथ, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? आंसर लिखो, आंसर लिखिए, गढ़वाल तथा कुमायूं, गढ़वाल तथा कुमायूं, गढ़वाल तथा कुमायूं, कोमा सिक्किम, सिक्किम तथा मसूरी, तथा मसूरी। मसूरी कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वहीं पर जो है सो आईएएस का ट्रेनिंग होता है मसूरी में, है ना? लाल बहादुर शास्त्री, है ना? शास्त्री एकेडमी, ठीक है ना? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। ये आपका मसूरी में पड़ता है, बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है मसूरी, है मसूरी, नैनीताल, ये सब जगह देखने लायक है आपका उत्तराखंड में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आंडवू की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंडवू की संधि, संधि है, संधि है, जगह है, एक संधि हुआ था, है ना? लिखो, आंडवू की संधि किसके बीच हुई थी? आंडवू की संधि किसके बीच हुई थी? आंडवू की संधि किसके बीच हुई थी? लिखे, आंसर लिखो, ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच में, ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच में। ठीक है ना? आपको पूछेगा कि ये किनके बीच में हुई थी, तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और बर्मा, बर्मा एक है ना, बहुत फेमस जगह है, ठीक है, बर्मा के बीच में हुई थी। ये किससे संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार देश है ना जी, उसी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशों द्वारा चाहे अंग्रेजों द्वारा, जो भी लिख सकते हैं आप, ब्रिटिशों द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट करूं क्या? ब्रिटिशों द्वारा, लिखो, ब्रिटिशों द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन को जानते हो, कई बार पूछा गया है सिविल सर्विसेज में। आंसर लिखो, 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी। इसका मतलब बताएंगे ना, एक तरफा मुक्त व्यापार की मतलब क्या हुआ कि भारतीय बाजार पर जो है सो केवल अंग्रेज का ही प्रभाव रहेगा, दूसरा कंपनी नहीं। समझ गए? हाँ, समझ गए। चलो आगे लिखो, आगे लिखिए। देखो, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? आंसर लिखिए, तत्वबोधिनी सभा। लिखो, तत्वबोधिनी सभा। ब्रैकेट में दे दीजिएगा, ईस्वी दे दो, 1839 ईस्वी। 1839 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? आंसर लिखो, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना? ये कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, महाराष्ट्र के किस शासक, ऐसा लिखिएगा, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक लिखिएगा, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी को सिंगल डिवाइडेड कॉमा में लिखिएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी, लिखे बाबू, लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? आंसर लिखिए, गोपाल हरि देशमुख। आंसर क्या लिखेंगे? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख।